तो फ्रेंड्स, हम लोग आज इस सेशन में हिस्ट्री का सेशन शुरू करने वाले हैं और मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है। अब हम लोग सीधे पॉइंट्स पे आते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस दिखेंगे इससे। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में सीधे इंटर करेंगे, ठीक है। तो आपके तो जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ उसके बाद मैं आपको सीधे सिंधु घाटी सभ्यता में लेकर के चलेंगे। तो भारत के बारे में कुछ कहा गया है, जैसे भारत को महाकाव्य एवं पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यह इसका पहला पॉइंट है। भारतवर्ष अर्थात भरत का देश। आर्य कबीला के प्रसिद्ध राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। आर्य कबीला के प्रसिद्ध राजा भरत के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है। अगला पॉइंट है दोस्तों, आर्यों के द्वारा भारत का नाम आर्यावर्त हुआ। ये सब कुछ 4-5 पॉइंट्स है। इसके बाद हम लोग कहाँ एंटर करेंगे? सीधे सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो क्या था पॉइंट? आर्यों के द्वारा भारत का नाम आर्यावर्त हुआ। अगला पॉइंट है यूनानियों के द्वारा भारत का नाम इंडस पड़ा। क्या पड़ा? इंडस। उसके बाद का पॉइंट है यूनानी सिंधु नदी को इंडस कहकर संबोधित करते थे, इसलिए भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। तो यूनानियों के द्वारा भारत का नाम इंडिया, नॉट इंडस, इंडिया। यूनानी के द्वारा भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। और चूंकि यूनानी सिंधु नदी को इंडस कहकर संबोधित करते थे, इसलिए उन्हीं के द्वारा क्या दे दिया गया नाम? इंडिया नाम दे दिया गया। अगला पॉइंट है अरब के निवासी एवं मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा अपने देश का नाम हिंदुस्तान कहा गया। अरब के निवासी एवं मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा अपने देश का नाम हिंदुस्तान कहा गया। अगला पॉइंट है बौद्धों द्वारा भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया। बौद्धों द्वारा भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया। ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम लोग सीधे कहाँ एंटर करते हैं इस हिस्ट्री के सेशन में? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सेशन में हम लोग अब सीधे इंटर करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में, ठीक है। तो कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के बारे में, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में कहा गया है कि प्राचीन काल में विश्व में 5 सभ्यताओं देखने को मिलते थे। सिंधु प्राचीन काल में विश्व में कितने सभ्यता? 5 सभ्यताएं देखने को मिलते थे। जैसे मेसोपोटामिया, उसको हम लोग सुमेरन सभ्यता ही बोलते हैं। कहाँ है? इराक में है। अगला है मिस्र की सभ्यता। अगला है हड़प्पा सभ्यता। अगला है यूनान रोमन सभ्यता और लास्ट है चीनी सभ्यता। यही 5 सभ्यता का चर्चा मिलता है इतिहासकारों के द्वारा। यही 5 सभ्यता का चर्चा मिलता है। तो पहला क्या था? पहला था मेसोपोटामिया, जिसको हम लोग सुमेरन सभ्यता भी कहते हैं, जो इराक में है। दूसरा है मिस्र की सभ्यता। अगला है हड़प्पा सभ्यता। उससे अगला है यूनान रोमन की सभ्यता और लास्ट है चीनी सभ्यता। तो अब इसी में हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट जानते हैं। तो सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसे हम लोग सुमेरियन की सभ्यता भी कहते हैं। इन सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता, जितने 5 सभ्यताएं देखे हम लोगों ने, इन 5 सभ्यताओं के नाम में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी एवं सबसे विकसित सभ्यता का नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता था। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है, या सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का उल्लेख मिलता है। पहला सिंधु सभ्यता। पहला सिंधु सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता ही नाम का उल्लेख मिलता है पहला।
तो सिंधु नदी के किनारे स्थल मिलने के कारण, सिंधु नदी के किनारे स्थल मिलने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता। ये सब सिंधु सभ्यता का नाम है। सिंधु सभ्यता का 3 नामों से हम लोग जानते हैं, जिसमें पहला क्या था, सिंधु सभ्यता। यह क्यों पड़ा, तो सिंधु नदी के किनारे स्थल मिलने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, सिंधु सभ्यता पड़ गया। अगला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, यह भी नाम है सिंधु सभ्यता का। तो सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित स्थलों के प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहलाया। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहलाया, तो सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित स्थलों के प्रमाण मिलने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोग पहली बार तांबा और टीन के मिश्रण का उपयोग किया करते थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहली बार तांबा और टीन के मिश्रण का उपयोग किया करते थे। घरों से कुआं के अवशेष मिलते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में ही घरों से कुआं का अवशेष मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है मातृ प्रधान सभ्यता थी। मतलब इस समय, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय माता के नाम से लोगों को जाना जाता था। लोगों के माताओं के नाम पर लोगों की पहचान की जाती थी। वहां पे पितृसत्तात्मक नहीं था, मतलब पिता के नाम से लोगों को नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता को हम लोग मातृसत्तात्मक या मातृ प्रधान सभ्यता कहते थे, क्योंकि वहां पे उस टाइम में लोगों के माता के नामों के द्वारा लोगों की पहचान की जाती थी, इसलिए उसको मातृ प्रधान सभ्यता जानते हैं। अगला आता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा गया है कि इतिहास में सबसे पहले जिस स्थल की खुदाई की जाती है, ठीक है, तो उससे उसका नामकरण किया जाता है, जिसे हड़प्पा खोज के द्वारा पहला स्थान होने के कारण हड़प्पा जो है खोज में पहला स्थान था, इसलिए यह हड़प्पा सभ्यता नाम से अस्तित्व में आया। यह नाम सर्वाधिक जो है उपयुक्त नाम या अच्छा नाम माना जाता है। मतलब सिंधु सभ्यता के लिए हड़प्पा सभ्यता जो है सर्वप्रयुक्त मतलब सबसे अच्छा नाम माना जाता है, इसलिए क्योंकि इतिहास में सबसे पहले जिस स्थल की खुदाई की जाती है उससे उसका नामकरण किया जाता है। जैसे हड़प्पा खोज के द्वारा पहला स्थान होने के कारण सिंधु सभ्यता में हड़प्पा जो है पहला स्थान होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जो है अस्तित्व में आ गया। क्या आ गया, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से अस्तित्व में आया, क्योंकि पहला सभ्यता यही था जो खुदाई के दौरान मिला था। बीच में एक पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग जानते होंगे कि भारत का सबसे प्रदूषित नगर अहमदाबाद को हम लोग जानते हैं। ये उस टाइम का पॉइंट था, सर लिखवा दिए थे बीच में, हम लोग लिख लिया करते थे क्योंकि एग्जाम में काम आता था ना, लिख लेते थे। तो आगे है सबसे पहले हड़प्पा टीले के विषय में जानकारी। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले हड़प्पा टीले के विषय में जानकारी ब्रिटिश विद्वान चार्ल्स मैनसन महोदय ने 1826 ईस्वी में दिया, लेकिन बाद में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यह सभ्यता दृष्टिगोचर हुई, मतलब सामने आई। इस सभ्यता के कालक्रम पर विद्वान एक मत नहीं है। इस सभ्यता के कालक्रम पर कौन सा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसी का नामकरण हड़प्पा, सिंधु नदी, सिंधु घाटी। तो हड़प्पा को सबसे बेस्ट माना गया क्योंकि सबसे पहले खुदाई के दौरान यही नाम प्रयोग किया गया, तो उसी के बारे में जान रहे हैं। तो इस सभ्यता के कालक्रम पर विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका काल सर्वसम्मति के द्वारा 2500 BC से 1800 BC तक माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले से लेकर के ईसा मसीह के जन्म से 1800 वर्ष पहले तक के काल को हम लोग सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किए हैं।
लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त कालक्रम C14 विधि के द्वारा जो माना गया है वह 2300 BC से 1750 BC माना जाता है। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जानते हैं। चूंकि सिंधु सभ्यता का ही सबसे सहूलियत नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले खुदाई के दौरान इसी नाम का चर्चा किया गया, इसलिए हम लोग सिंधु सभ्यता को सबसे बेस्ट हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की विस्तार जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से भारत एवं पाकिस्तान में विस्तृत है या फैला है। हालांकि इस सभ्यता के कुछ भाग अफगानिस्तान में भी देखे जा सकते हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल बतलाया गया है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल बतलाया गया है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अप्रोक्सीमेट हम लोग 13 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो आगे देखते हैं कि इस सभ्यता से लगभग 1000 खोज स्थल हुई है। हड़प्पा सभ्यता से लगभग 1000 खोज स्थल हुई है, जिसमें 400 को प्रमाणिक माना गया है। इस 400 में से 250 सबसे अधिक प्रमाणिक हैं। इस सभ्यता में मतलब हड़प्पा सभ्यता से 6 स्थल विकसित अवस्था में मिले हैं, जो निम्न हैं। अब सिंधु सभ्यता को हम लोग सबसे अच्छा नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि खुदाई के दौरान सबसे पहला इस नाम का चर्चा किया गया, इसलिए इसको बेहद सटीक माना गया इस सभ्यता के नाम लेने में। अब इस सभ्यता के अंतर्गत कहा गया है कि 1000 खोज स्थल मिली है, जिसमें कि 400 को प्रमाणिक माना गया है। उसमें भी 400 में से 250 को सबसे अधिक प्रमाणिक माना गया है। लेकिन इस सभ्यता के 6 स्थल, इस 250 में भी 6 स्थल जो है एकदम विकसित अवस्था में मिले हैं, जिसमें पहला है लोथल। उसके बाद आपको लोथल के बाद आप लोग आइए कालीबंगा, बनवाली, धौलावीरा, हड़प्पा, तो चनहुदड़ो। ठीक है। तो ये सब मतलब कि 6 सभ्यता है, मतलब 6 नाम विकसित अवस्था में मिले हैं। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। चलिए हम लोग करते हैं सब कहाँ से, लोथल से। तो लोथल के बारे में हम लोग जानते हैं, और चूंकि भारत में स्थित स्थल 3 हैं, 3 स्थल भारत में मिले हैं, और पहले हम लोग इसी 3 का चर्चा करते हैं। तो पहला है लोथल। लोथल के बारे में कहा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है चूंकि, हाँ, तो दोस्तों लोथल के बारे में कहा गया है कि लोथल जो है भांगवा नदी के तट पर, अब यह भांगवा नदी के तट पर मतलब कि यह गुजरात के अहमदाबाद जिला में पड़ता है, और इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1955 ईस्वी में किया था। लोथल बंदरगाह में आपको डाकयार्ड बंदरगाह, पत्तन, गोदीवाड़ा, ये सब आपको मिल जाएंगे। लोथल जो है इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लोथल को हम लोग लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लोथल की पूर्वी भाग में डाकयार्ड, बंदरगाह, पत्तन, गोदीवाड़ा इत्यादि स्थित हैं। लोथल से थारस एक स्थान है जो ईरान में पड़ता है, की मुहरे, धान, चावल एवं बाजरे के साक्ष्य 3 युगल समाधियां भी मिली है, यानी सती प्रथा का प्रमाण भी हम लोगों को लोथल में ही मिला है। लोथल में बाट एवं माप की इकाई, व्यापारियों की दुकान, अग्निकुंड, कपड़े की रंगाई के लिए, ये सारा प्रमाण आपको लोथल में ही देखने को मिलता है। ऐसे भवन मिलते हैं लोथल में, आपको ऐसे भवन मिलते हैं जिनके घर के दरवाजे सड़क के सामने खुलते थे। सड़क के दरवाजे भवन मिले हैं जिनके घर के दरवाजे सड़क के सामने खुलते थे। एक मृदभांड पर एक चालाक लोमड़ी का चित्र भी आपको लोथल से ही मिला है, जो हमें पंचतंत्र की कहानियां
को बतलाता है, मतलब जिसका लेखक विष्णु शर्मा है। आटा पीसने की चक्की भी आपको लोथल से ही प्राप्त हुआ है, और शतरंज इत्यादि अवशेष लोथल से ही मिले हैं। जितने सारे मैंने नाम लिए हैं ये सब कहाँ से प्राप्त हुए हैं जी? तो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो सर्वप्रथम कपास उत्पादन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 2-3 को देख लेते हैं। 2-3 4-5 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, इसके बीच में। जैसे सर्वप्रथम कपास उत्पादन कहाँ के निवासियों ने किया था? तो हड़प्पा वासियों ने ही सर्वप्रथम कपास उत्पादन किया था। अगला पॉइंट है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार करना। पूरा पाषाण काल में, ये सब पॉइंट्स हैं, बीच में कुछ आ गया है जो कि कुछ लंबा पॉइंट्स है, 10-12 पॉइंट्स है, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम कपास उत्पादन कहाँ हड़प्पा वासियों ने किया? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का क्या थे साधन? शिकार करना थे। अगला पॉइंट है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो हड़प्पा ही खोजा गया 1921 ईस्वी में। इसको किसने खोजा? दयाराम साहनी ने खोजा। अगला है मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में, रखालदास बनर्जी। तो आगे का पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल, जो कि गुजरात में है, जिसको अभी हम लोगों ने जाना। ये भी सब पॉइंट्स हैं, इसको हम पॉइंट्स को कुछ कवर कर रहे हैं, पॉइंट्स 10 की संख्या में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, उसको हम लोग पुरातात्विक उत्खनन कहते हैं। इस तरह से हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज्ञान मिलता है। किससे मिलता है? पुरातात्विक उत्खनन से। अगला पॉइंट है तांबा, जो कि 5000 BC नव पाषाण काल में हम लोगों को मिला। अगला पॉइंट है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अन्नागार जो है धान कोठर, यह भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। इसको बतलाया गया है कि धान कोठर की मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इसको कहा गया है। आगे कहा गया है पॉइंट में कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा गया है? तो सबको जानते होंगे, मनु को माना गया है, और मनु ने लिखा है, और यह जो है शुंग काल से लिया गया है। मनु स्मृति जो है शुंग काल के समय से लिया गया है। अगला पॉइंट है स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड जो कि गढ़वाल एवं कुमाऊं पर्वत श्रेणी है, यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, अब इसमें कुछ आ गया कि कुमाऊं एक पर्वत श्रेणी है जिससे बनता है मानसखंड। अब यहाँ पे देखना है, 2 पॉइंट देख लीजिए, गढ़वाल और कुमाऊं पर्वत श्रेणी कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड अलग कब हुआ है? तो 9 नवंबर 2000 को, और ये यूपी से अलग हुआ है कब? 9 नवंबर 2000 को। फिर झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को, और एक अलग और हुआ था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ MP से। तो यह 3 डिवीजन उस टाइम में हुए थे। अब आगे का पॉइंट है, हम लोग कुछ पॉइंट देख रहे थे ना, बस खत्म कर देते हैं। ऋग वैदिक कालीन आर्य किस भाषा का प्रयोग क्या करते थे? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग क्या करते थे। भारत का राष्ट्रीय संवत क्या था? पंचांग शक संवत था, जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। यह काल या वंश कुषाण वंश कनिष्क के शासन से क्या है? संबंधित है। अगला पॉइंट है वैदिक काल के लोग किसकी आराधना क्या करते थे? तो प्रकृति की आराधना क्या करते थे। अगला पॉइंट है सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सब कुछ पॉइंट्स थे। एक पॉइंट सा बचा हुआ है कि सांची जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अब यहाँ तक पॉइंट्स था, बीच में 10 पॉइंट्स आ गए थे, हम लोग आपको बता दिए। अब यहाँ के बाद हम लोग लोथल देख लिए। पहला स्थल एक तो देख लिए, तो पहला 3 स्थल जो कि लोथल भारत में पाया गया है। फिर अभी कालीबंगा देखेंगे जो कि भारत में पाया जाएगा, और एक बनवाली जो कि भारत में पाया जाएगा। तो अब हम लोग यहीं तक इस वीडियो को रोकते हैं। अगला वीडियो में हम लोग कालीबंगा की चर्चा करेंगे, उसके बाद बनवाली की चर्चा करेंगे, उसके बाद धौलावीरा की चर्चा करेंगे, उसके बाद चंद्रहुदुरो की चर्चा करेंगे। तो यहीं पे हम लोग आज वीडियो को स्टॉप करते हैं, बाकी का बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इसको ठीक से वीडियो को सुन लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और तो लाइक तो कर दिया करो यार, लाइक नहीं करते तो हमको मोटिवेट नहीं मिलता। लाइक कम से कम कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ कमेंट भी लिखो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको कमेंट में करो, मेंशन कुछ क्वेरी है तो उसको हमको बताओ, कुछ हम देखेंगे। ठीक है, फिर चलिए।